बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज अमन व अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म को अमन व अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी की ओवरऑल दाखिली और ख़ारजी सतह पर जो सिचुएशन है, बॉर्डर मैनेजमेंट का मामला है, वो डिस्कस किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और ट्राइका प्लस इजलास जो है वो हो रहा है, उस पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी गुफ्तगू की है और इस इजलास में अमेरिका, चीन और रूस के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भी इस पर शामिल है। तो ओवरऑल जो खित्ते की इस वक्त सूरत हाल अफ़गानिस्तान को लेकर डेवलप हो रही है, उस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ हम बात करेंगे कि आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद एक मरतबा फिर मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने TLP के साथ जो मुज़ाकरात का मामला है उस पर एक मरतबा अपना जो उनका बयान है उसका इयादा किया है और उन्होंने कहा है कि वो हल्फिया कहते हैं कि उनका इल्म में नहीं है कि क्या मुज़ाकरात हुए और क्या मुआहदा हुआ। जब मुआहदे की सूरत हाल सामने आएगी तो सबको पता चल जाएगा। हाँ, अलबत्ता मैं खूनरेज़ी के हक़ में नहीं था, मुज़ाकरात के हक़ में था। तो ये गुफ्तगू आज वज़ीर दाखिला की जानिब से भी की गई है। इस पर ओवरऑल बात करेंगे। सजाद तरीन साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज अमन व अमान के मुतालिक इजलास हुआ है और ज़ाहिर है जब अमन व अमान की हम बात करते हैं तो उसमें हमारी दाखिली सिक्योरिटी का भी मामला है, खारजी सिक्योरिटी का भी मामला है और उस पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। बिलखुसूस बॉर्डर मैनेजमेंट जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ सरहदी बाढ़ का मामला है उस पर ब्रीफिंग दी गई है। क्या कहेंगे, क्या पेशरफ्त हुई है इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ और तालिबान जब से आए उसके बाद सूरत हाल जो है ना वो मुख्तलिफ लम्हा ब लम्हा तब्दील होती जा रही है। तो इस तब्दील होती हुई सूरत हाल में हमने अपने बॉर्डर भी देखने हैं, अपने अफगान भाइयों का ख्याल भी करना है, वहाँ से तिजारत जो हो रही है उस तिजारत को भी देखना है ताकि ट्रांसपोर्टेशन का सिलसिला जो है वो चलता रहे, ट्रांसपोर्ट आती रहे, गाड़ियां जाती रहे। ये सारी सूरत हाल जो है आज बाकायदा प्राइम मिनिस्टर को एक ब्रीफिंग दी गई है और प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सारी सूरत हाल बताई गई है कि ये हमने फ्यूचर में क्या करना है, अब क्या हो रहा है और आगे जो हमने चल के क्या करना है। क्योंकि हम शुरू से ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। अफगानिस्तान में अमन के सबसे बड़े हामी हैं। हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो, अवाम अफगानिस्तान में माशी सरगर्मियां बढ़ें, अफगानिस्तान में कारोबार जिंदगी बढ़े, लोग पुरअमन तरीके से बाहर रहें और उनका जो माशी सरगर्मियां बढ़ेंगी उसका अफगानिस्तान को भी फायदा है, पाकिस्तान को भी फायदा है। पर इसमें भी यह है कि अफगान को हम जो है जान भी मसूब रही है पर मुसल्लत की गई है। इसी तरह पाकिस्तान हमारा इस वक्त लाइन मेरे ख्याल में सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं। सजाद तरीन साहब कोशिश करते हैं कि दोबारा आपसे बात हो इस मौजू को लेकर। ये बात आप कर रहे हैं सजाद तरीन साहब कि इस वक्त जो सिचुएशन है दाखिली सतह पर उसको लेकर ज़ाहिर है बॉर्डर मैनेजमेंट भी एक अहम मामला है और दीगर मामला जो मुल्क की इस वक्त सिचुएशन डेवलप हुई गुज़िश्ता दिनों में भी हमने देखा, तो उसके बाद से जो सूरत हाल डेवलप हुई वो भी बड़ा अहम मामला है। ये एक अलग बात है कि अभी तक मुआहदे को लेकर गुफ्तगू तो की जा रही है और लेकिन जो दाखिली सिक्योरिटी के मामलात हैं उस पर हमारी पाक अफवाज ऐसा तरीके से अपना काम सर अंजाम दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ सिविलियन साइड पर हमारी हुकूमती सतह पर जो कुछ इस वक्त किया जा रहा है और बिलखुसूस जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है उसके तनाजुर में भी अगर हम देखें तो सिविलियन गवर्नमेंट पर सवालात उठ रहे हैं। हमारा राब्ता बहाल हो गया है। जी सजाद तरीन साहब, मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो सूरत हाल है ना सिविलियन गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है और जो सवालात की आपने बात की है, ये यकीनन एक ऐसा मसला है जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फौरी बुनियादों पर, तरजीह बुनियादों पर हल करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ अपने मुखालफिन पर तवज्जो दे रहे हैं, अपने मुखालफिन की बात कर रहे हैं और नैब और एहतसाब की बात कर रहे हैं। जी एहतसाब साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी अब ठीक है, क्लियर है आपकी आवाज। तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं या वैसे ओवरऑल मुल्क की बात कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। उनकी जो मुआशी पॉलिसियां हैं वो नाकाम हो गई हैं। लोग बहुत मुश्किलात का शिकार है, गरीब आदमी के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बस अपनी पॉलिसियों पर अब नजरसानी करनी चाहिए। 3 साल से उन्होंने जो पॉलिसी चलाई थी
3 साल से वो जो कुछ करते रहे हैं, आप उन पर नजरसानी करें और कोई ऐसा प्लान दें जिससे अवाम की मुश्किलात कम हो, हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर हो। हुकूमत की सूरत हाल ये है कि वो बैनुल-अक़वामी महाज पर, इंटरनेशनल महाज पर भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी। और उसके बाद जो अंदरूनी सूरत हाल है, पॉलिटिकल सूरत हाल आप देख लें, अब ये हमारी बदकिस्मती इसको कही जा सकती है पाकिस्तान में कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है और उनके वज़रा जो है वो उन तंजीमों से तो मुज़ाकरात करते हैं, जो कलदम होती हैं उनको कलदम से हटा दिया जाता है, फोर्स शेड्यूल से लोगों को निकाल दिया जाता है, लेकिन वो लोग जिनके यहाँ बहुत बड़ी तादाद में फॉलोअर हैं, जो करोड़ों की तादाद में वोट देते हैं, जिनके नुमाइंदे पार्लियामान में मौजूद हैं, सेनेट में मौजूद हैं, सूबाई असेंबलियों में मौजूद हैं, उनके साथ ये बात नहीं करना चाहते। भाई उनके मुकदमा तो चल रहे हैं, अगर आप समझते हैं उन्होंने करप्शन की तो 3 साल से आपने मुकदमा चलाए हुए, आप उनसे बात क्यों नहीं करते कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसको कैसे बेहतर किया जाए, उसमें क्या बेहतरी लाई जाए। ये हमारे मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ ग्रुपों से, मुसल्ला ग्रुपों से, मुसल्ला जत्थों से, जिनके बारे में उनके अपने वज़रा कहते हैं कि इंडिया फंडेड है, नाम फंडेड है, इनके इंडिया से राब्ते हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इवन नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं वो कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टियों से बात नहीं करना चाहते। ये मैं समझता हूँ कि ये जो जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो उसमें ये चीजें लिखी जाएंगी कि ये जो सूरत हाल है ये प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों से बात नहीं कर रहे थे। जी अच्छा, इसके साथ साथ जाहिर है ये सूरत हाल तो होगी कि अपने लोगों से वो बात नहीं कर रहे, इवन कि वो अपोजिशन से भी मुज़ाकरात नहीं करते, एक जानिब वो डायलॉग की बात करते हैं, सियासी तौर पर वो डायलॉग पे नहीं आते। लेकिन ये बिलखुसूस जाहिर है आज जो ब्रीफिंग ली होगी, वज़ीर आज़म के पास भी 4 हफ्तों का वक्त दिया गया कोर्ट की जानिब से उन्हें कि वो रिपोर्ट जमा कराएं साने IPS के हवाले से कि क्या उन्होंने पेशरफ्त की है। जाहिर है ये एक बड़ा चैलेंज है मौजूदा हुकूमत के लिए, खुद वज़ीर आज़म के लिए। कोर्ट ने ये आज तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया और ये कहा है कि वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ कोर्ट में वो रिपोर्ट जमा करवाई जाए। तो उसके बाद क्या ऑप्शंस है मौजूदा हुकूमत के पास? देखिए, बात यह है कि इस बार अब अमल दरामद कराना है कि कोर्ट ने जो फैसला किया हुआ था कि जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ को मुकदमा दर्ज किए जाएं, और जो कमीशन ने सिफारिशात दी हैं कि कहाँ कहाँ सिक्योरिटी लैब्स में जो लोग जिम्मेदार थे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो इन 4 हफ्तों के दौरान जो है वो फौरी तौर पर एक्शन करें और जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज कराएं, कोई इंक्वायरी शुरू कराएं, कोई पूछ गुछ कराएं। अब इस तरह बात नहीं चलेगी क्योंकि अब कोर्ट ने कह दिया है कि आपने 4 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करानी है और प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत के साथ रिपोर्ट जमा करानी है। यानी पहले आप रिपोर्ट बनाए कि जी हम क्या एक्शन किया है, हमने 4 हफ्तों में क्या क्या इकदाम किए और वो प्राइम मिनिस्टर को पेश करें, फिर प्राइम मिनिस्टर जमा कराएं ताकि सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ये फिर पूछेगी कि ये इकदाम हुए और ये नहीं हुए। देखिए, बात यह है, बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में जो चीजें हैं उन पर हकीकी तौर पर अमल नहीं किया जाता, फिर लोग कोर्ट में जाते हैं। कि 2014 का वाकया है, उनके जिनके बच्चे शहीद हुए उनके वालिदैन आज भी रोते फिर रहे हैं, परेशान फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन सुप्रीम कोर्ट में कहा जनाब चीफ जस्टिस के सामने कि हम उनको जो है माली इमदाद दी और हम क्या कर सकते थे। रियासत जो है, रियासत का ये क्या है, रियासत का सरबराह ये क्या है कि हम क्या कर सकते थे। भाई आप उन लोगों को पकड़ सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन कर सकते हैं, वो जो लोग मारे गए हैं उनके पीछे कौन कौन से साजिश कहाँ हुई, ये सारा प्लान जो है ये अभी तक तो पकड़ के उन लोगों को अंदर होना चाहिए था, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। लेकिन रियासत मदीना बनाने के दावेदार, रियासत मदीना की बातें करने वाले जो लोग हैं वो लोग इस मुल्क के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल हम देखें सजाद तरीन साहब, तो ये मामला सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं बल्कि गुज़िश्ता हुकूमत के सर पर भी जाता है। मियां नवाज शरीफ थे उस वक्त, उसके बाद जो सिविलियन गवर्नमेंट उस वक्त थी उनकी जानिब से भी कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आई। सजाद तरीन साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। सजाद तरीन साहब इस हवाले से बात कर रहे थे। इसके साथ साथ आज के इजलास में अफ़गानिस्तान को इमदाद खुराक के हवाले से और शेल्टर्स के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है और इसके साथ साथ ट्राइका प्लस इजलास भी हो रहा है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं ट्राइका प्लस का इजलास हुआ है वज़ीर आज़म में, जिसमें आज हमारे पाकिस्तान में हुआ है, अफ़गानिस्तान भी उसमें मौजूद था। वज़ीर ख़ारजा उनके अमीर खान मुत्तकी पाकिस्तान में मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज गुफ्तगू की है। अमरीका, रूस, चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन ये गुफ्तगू हुई है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को लेकर। इससे पहले जो हम जिक्र कर रहे थे कौमी सलामती के इजलास के हवाले से, उसमें भी फैसले हुए कि पाकिस्तान जो है वो अपनी इमदादी कार्रवाइयाँ कर भी रहा है और मज़ीद भी जारी रखेगा अफ़गानिस्तान के हवाले से। सयातरीन साहब, आपको पता है आज ट्राइका प्लस का इजलास हुआ है और तमाम स्टेक होल्डर्स, उसमें ज़ाहिर पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान बज़ाते खुद है, रूस, अमरीका, चीन, वो भी उनके वफूद भी मौजूद हैं और ये बात की जा रही है, एलामिया जारी किया गया और कहा गया अफ़गानिस्तान में आलमी बरादरी को मुतवज्जो किया गया है कि वो ये देखे कि माजी की गलतियाँ न दोहराए। इस वक्त अफ़गानिस्तान की आवाम को जो ज़रूरियात है उनका ख्याल रखा जाए और मेरे ख्याल में कुछ ऐसी बात जो है वो तालिबान हुकूमत से भी की गई है कि वो एतदाल पसंदी का मुजाहरा करें। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये पहले नंबर पर तो तालिबान को आप अपने रोल से, अपने किरदार से, अपने तर्ज हुक्मरानी से दुनिया को ये साबित करना है कि ये वो पहले वाले हुक्मरान नहीं है, ये 1996 वाले तालिबान नहीं है, ये बहुत तब्दील शुदा तालिबान है। नंबर एक। नंबर दो, तो इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान बार बार दुनिया भर को ये कह रहा है, अपील कर रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, हमारे वजीर खारजा भी कह रहे हैं और आज जो ये मीटिंग हो रही है इसका भी बुनियादी मकसद ये है कि अफगानिस्तान में जो मसाइल हैं, जो वहाँ के अवाम को, जो वहाँ के गरीब आदमी को जो मसाइल दरपेश हैं, उन मसाइल का को हल तलाश किया जाए और दुनिया उनकी जो है इमदाद करे। अमेरिका ने उनके जो फंड्स बंद किए हुए हैं, आलमी मालियाती इदारों ने जो उनके फंड्स जो हैं वो रोक लिए हैं, वो उनको बहाल किए जाएं और ताकि अफगानिस्तान में वो दोबारा जंगी जुनून वाला माहौल पैदा ना हो और दुनिया भर के दहशतगर्द जो हैं वो अफगानिस्तान में जमा ना हो। अगर हमने अफगानिस्तान की तरक्की पर तवज्जो न दी, दुनिया ने तरक्की पर तवज्जो न दी, तो अफगानिस्तान फिर एक जो है वो मैदान जंग बन सकता है जिससे पूरे खित्ते को और आलमी दुनिया को जो खतरा हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे इकदाम हैं, इस कॉन्फ्रेंस का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और जो ताकतवर मुल्क हैं, चाइना है, रूस है, ये बहुत मामला सुधार सकते हैं, अपना रोल कर सकते हैं, अमेरिका रोल कर सकता है और अब इनको आम अफगानी की हालत बेहतर बनाने के लिए और अफगानिस्तान के मसाइल हल करने के लिए ये पूरी जो क़यादत बैठी हुई है, जिसका इजलास हुआ है, इनको तवज्जो देनी चाहिए ताकि अफगानिस्तान में दोबारा मसाइल ना पैदा हों। अच्छा, इसी पे हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है एनपी के मारूफ रहनुमा ज़ाहिद खान साहब। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद खान साहब वक्त देने का। सर, ट्राइका प्लस इजलास पाकिस्तान में हो रहा है, आपके इल्म में है तकरीबन जो खित्ते के स्टेक होल्डर्स हैं अमेरिका समेत वो भी इसमें मौजूद हैं और उसमें एक जानिब तो ज़ाहिर है अफ़गान अवाम की मदद की बात की जा रही है, एलामिया जारी किया गया। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि तालिबान चाहते हैं कि दुनिया उनकी हुकूमत को तस्लीम करे। तो इसके हवाले से आप क्या समझते हैं, हमारा मौक़िफ़ और फिर आलमी सतह पर जो कुछ डिस्कस हो रहा है क्या होना चाहिए? देखिए, हमें इतना बिल्कुल उसके नुमाइंदा नहीं बनने चाहिए अफगानिस्तान का, क्योंकि दुनिया के पहले हमारी तरफ नजरें भी है और उंगलियां उठाई जा रही है और खासकर अमेरिका के कांग्रेस के देखो या सेनेट के देखो तो सबसे ज्यादा हमारे पे उंगली उठाती है और हम पे तनकीद करते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ ये पाकिस्तान की वजह से हुआ। तो मेरे ख्याल में हमें इन चीजों से अभी इतना थोड़ा सा किनारा करना चाहिए ताकि हम जो इस वक्त पूरा दुनिया की नजरें हमारे ऊपर है कि उसे थोड़ा सा उजल रहे। अगर हम ऐसे फ्रंट पे रहेंगे तो देखिए तालिबान जिस तरीके से आए हैं, देखिए वो एक आइडियोलॉजी अपने आप को समझी है कि हम एक आइडियोलॉजी के जरिए आए हैं और वो आपको पता है कि वो क्या चाहते हैं और कैसे आए हैं, बंदूक के जरिए आए, जाहिर है। अब वहाँ पे जो बाकी स्टेक होल्डर है वो बैठे हैं, अब अगर वो बात नहीं करते, देखिए हमें फिर इससे क्या तकलीफ है। अगर ईरान को नहीं है, अगर रूस को नहीं है, अगर चीन को नहीं है, क्योंकि ये सारा उनके हमसाये ममालिक है, तो हमें फिर वो ये जो दुनिया के साथ आवाज मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो सूरत हाल है अभी वो वाज़ेह नहीं है। क्योंकि जो आपको याद होगा जब दोहा अकॉर्ड हुआ था तो उसमें यही होता है कि ब्रॉडबैंड गवर्नमेंट होगा, जिसके लिए हम भी बहुत सारे बातें कर रहे थे कि हमने बिठा दिया और ब्रॉडबैंड, तो हमारी बात तो नहीं मानी गई। क्या हमारी बात मानी गई? वहाँ पे ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट है
اگر ہے تو پھر اس چیز کے لیے تو کچھ کیا جا سکتا ہے، پھر لوگ دنیا بھی پھر اس کے اوپر بھی شاید نرمی اختیار کرے، لیکن اس وقت ہمیں بالکل اس کے لیے ایک فریق نہیں بننے چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، جس طریقے سے دنیا بات کرتی ہیں ابھی اس وقت، تو سب سے پہلے افغان عوام کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں افغان عوام اگر ہمارے خلاف ہو تو حکومت تو آنی جانی چیزیں ہوتی ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ طالبان آنے کے بعد یہی جو افغانی تھی، جو دنیا میں تھے یا افغانستان کے اندر تھے، وہ جب مرد آباد طالب کا بھی کہتا تھا تو وہ پاکستان کی بھی مرد آباد کی بات کرتے تھے، تو ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ زاہد خان صاحب، لیکن اس میں جو سٹیک ہولڈرز کی جب ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے امریکہ کی حکمت عملی کچھ اور ہوگی اور ہے افغانستان کو لے کر، جو خطے کے دیگر ممالک ہیں، روس کی بات کریں، چائنا کی بات کریں، ایون افغانستان کی بات کریں، ان کی صورتحال ذرا مختلف ہیں تو یہ تمام سٹیک ہولڈرز، لیکن ظاہر ہے راستے سب کے الگ الگ ہیں افغانستان کی صورتحال کو لے کر، تو یہ وفود ان ممالک کے جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، کن کامن پوائنٹس پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں سب سے تو بڑی جو بات ہے نا، وہ تو اس پہ پہلے ہوگا کہ جو ہمیں رائٹس کی وائلیشنز وہاں ہوتے ہیں، اس پہ میرے خیال میں سارے، حالانکہ چائنا میں بھی وہ نہیں ہے، وہ بھی ایک کمیونسٹ ملک ہے، رشیا بھی اس طرح کی ایک کمیونسٹ ملک ہے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے وہ یہی کہیں گے کہ جی یہاں پہ ہیومن رائٹس کے وائلیشن نہ ہو، اور وہاں پہ خواتین کا اور بچوں کا خیال رکھا جائے، یا جو دوسرے فریق یا پوزیشن ہے یہ نہیں ہے کہ ایک بندوق والا بیٹھ کے، تو اور امریکہ نے تو ایک گیم کھیلا ہے۔ دیکھیں امریکہ تو اپنے اس گیم کو چیک کر رہے، ایک گیم کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ 20 سال میں امریکہ نے اس میں افغانستان میں تو نقصان اٹھایا، اس کا پیسہ بھی خرچ ہوا، اس کا سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بدلے میں جب وہ جا رہے تھے تو اس سوچ سے جا رہے تھے کہ روس اور چائنا اس میں ترقی کرتے رہے، کیونکہ ان کے لیے کوئی پرابلمز نہیں تھی، حالانکہ پرابلم تو بارڈر تو افغانستان کی چائنا کے ساتھ ہے اور روس کے ساتھ ہے اور یا ہمارے ساتھ ہے، تو میرے خیال میں امریکہ نے تو اپنا کارڈ بالکل صحیح کھیلا اور صحیح کھیلتے جا رہے ہیں۔ ہمیں بالکل فریق نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ جو جتنے ممالک ہیں، آپ کی بات سے بالکل میں متفق ہوں، ہر ایک اپنے لیے راستہ ڈھونڈ رہا ہے، اپنے لیے کوئی راستہ نکال رہا ہے اور اپنے مفادات کے، اپنے قوم کے مفادات کے خیال رکھ رہا ہے، تو ہمیں بھی یہی رکھنا چاہیے۔ ہمیں بالکل سب چیزیں افغان جو گورنمنٹ ہے، افغان عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، افغان گورنمنٹ کے جو باتیں، ہمیں بالکل ساری کشتیں جلا کے اس کی کشتی میں نہیں بٹنا چاہیے۔ ہاں ہمیں جتنا بھی ہم سے ہو سکے، لیکن ان کو بھی اس بات پہ راضی کرے کہ جی اگر براڈ بیس گورنمنٹ نہ ہو تو دنیا کہاں کے لیے تیار ہے کہ آپ کی مدد کرے یا آپ کی ان باتوں کو مانا جائے۔ بہت شکریہ زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ سیادت صاحب، زاہد خان صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی ہے، ایک تو انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ پاکستان کو پہلے تو ظاہر ہے طالبان حکومت جو افغانستان میں ان کو نمائندہ نہیں بننا چاہیے، البتہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں بطور ہمسایہ ملک کے کہ افغان عوام کی مدد کریں، وہ ہمیں جاری رکھنی چاہیے۔ دیکھیں زاہد خان صاحب نے یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ ہمیں دنیا کو یہ نہیں ثابت کرنا چاہیے کہ ہم کوئی افغانستان کی ترجمانی کر رہے ہیں، یا ہم افغانستان کو چلا رہے ہیں، یا ہم طالبان کو چلا رہے ہیں، یا طالبان کی حکومت کو ہم چلا رہے ہیں۔ یہ جو تاثر ہے یہ دنیا میں نہیں جانا چاہیے۔ طالبان کو اپنی بات خود کرنی چاہیے۔ ہمیں دنیا کو صرف یہ بتانا چاہیے کہ طالبان اس وقت مشکل میں ہے، ان کی اگر مشکل حل نہ کی گئی، ان کے مسئلے حل نہ کیے گئے تو اس خطے میں ساری صورتحال خراب ہو جائے گی، اور پھر دنیا بھی اس سے جو ہے نا وہ فائدے میں نہیں رہے گی۔ امریکہ نے جو کچھ کیا، امریکہ جو اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتا تھا افغانستان سے، وہ حاصل کر کے چلا گیا ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ دنیا کو بالکل تاثر نہیں دینا چاہیے جس طرح ہمارے جنرل حمید گل صاحب یہ تاثر دیتے تھے کہ جی ہم افغانستان کو اپنا صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا تاثر دنیا میں نہیں جانا چاہیے۔ دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ افغانستان اپنے معاملات خود دیکھ رہا ہے، ہم ان کے مسائل پر بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کے مسائل حل کریں، اگر آپ ان کے مسائل حل نہیں کریں گے تو ہم پاکستان سمیت پورا خطہ مسائل کا شکار ہوگا۔ اور ظاہر ہے تمام سٹیک ہولڈرز، خطے کے جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی بھی بنیادی ذمہ داری ہے، امریکہ کی بھی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص جو عالمی معاشی آرگنائزیشنز ہیں جیسے کہ ورلڈ بینک کے حوالے سے ابھی سیز کی گئی ہے افغانستان کی معاشی امداد، تو ان کو بھی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र करेंगे वज़ीर दाखिला शेख रशीद मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं हल्फिया कहता हूं कि TLP से मुआहदे का मुझे कोई इल्म नहीं है, और जब कोई मुआहदे के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट्स कभी सामने आएंगे तो फिर वो भी सब आपके सामने आ जाएगा। तो वो अभी तक अपनी बात पर कायम है वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो बहरहाल मुज़ाकरात के हामी थे। शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं, सियातरीन साहब आपको पता है पहले भी वो ये बयान दे चुके हैं, आज फिर मंजर आम पर आकर हमारे वज़ीर दाखिला जो भी सूरत हाल गुजर गई और जो सिचुएशन बन रही है, आपको पता है कौमी सलामती के इजलास भी हो रहे हैं, ब्रीफिंग भी हो रही है, अफगानिस्तान भी डिस्कस हो रहा है, बॉर्डर मैनेजमेंट भी डिस्कस हो रहा है। हमारे वज़ीर दाखिला ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त कि जनाब मुआहदे का मुझे इल्म नहीं है। बार बार आकर उनसे सवाल यही होता है और वो जवाब यही दे रहे हैं। देखें, मैं समझता हूं कि शेख रशीद साहब को ये अल्फाज कहने की बजाय आज ये कह देना चाहिए था कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता वजारत दाखिला कौन चला रहा है और वजारत दाखिला के मामलात कौन देख रहा है। क्योंकि शेख रशीद साहब ने ये बात कह के ये साबित कर दिया है कि उनको चीजों का पता ही नहीं, जबकि वो मुल्क के वजीर दाखिला हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या मुल्क की दाखिली सूरत हाल, दाखिली सिक्योरिटी जो है वो वजीर दाखिला के अंडर है कि नहीं, उनके थंब के नीचे है या नहीं है? क्या इनसे मुज़ाकरात हुए ये और इनको बैन किया गया और मिनिस्टर्स ने कहा कि ये इंडियन फंडेड है और फिर इनसे मुआहदे हुए, आज वो कहते हैं मैं मुज़ाकरात का हामी हूँ। शेख रशीद साहब बहुत अजीब और गरीब आदमी है। ये मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान जो है और रियासत के दरमियान मुज़ाकरात के हामी हैं, वहाँ मुज़ाकरात ये करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनसे ये ना मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ना उनसे बातचीत करना चाहते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर को बातचीत करने के लिए आगे करना चाहते हैं। ये हर तरफ हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया है सजाद तरीन साहब से। शेख रशीद के मामले पर वो बात कर रहे थे कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, पहले तो मामला ये है कि जो दाखिली सूरत हाल है इस वक्त और जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसमें ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला का एक बड़ा बुनियादी किरदार है, वो अदा करना चाहिए। लेकिन हमारे वज़ीर दाखिला बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो दाखिली सूरत हाल और अमन व अमान की सूरत हाल डिवेल्प हुई उसके बाद किस तरह से वो समअप हुई, क्या मुआहदा हुआ, उससे हमारे वज़ीर दाखिला लाइल्म है। बार बार वो इस बात का इजहार कर रहे हैं। और के साथ साथ वो चूंकि मुज़ाकरात की बात करते हैं तो फिर ज़ाहिर सियासी जमातों में मुज़ाकरात होने चाहिए। जी सियातरी साहब, हमारा राब्ता बहाल हो गया। इसी के साथ ही मेरा ये सवाल है कि शेख रशीद साहब ये दो बातें, एक तो मौजूदा सूरत हाल में ये बात कर रहे हैं और दूसरी वो बार बार एक यही बात करते हैं कि बाकी तो मुझे कुछ इल्म नहीं है, अलबत्ता इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। ये भी उनका बयान जो है इस वक्त बार बार मंजर आम पर आता है। देखें, बात यह है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो आपको पता है नौरतन वाला रोल करना चाहते हैं, लेकिन नौरतन भी बड़े विजनरी और ज़हीन लोग थे। ये इनके सिर्फ एक ही बात कही गई है कि आपने एक ही बात की रट लगानी है, एक ही बात का दर्श देना है कि जी 5 साल पूरे करेंगे, 5 साल। भाई शेख रशीद साहब, आप ये कहते हैं मैं अवामी आदमी हूँ, मैं किताबों की दुकानों पे रहा हूँ और किताबें बेचता रहा हूँ और मैं छड़े पे बैठ के पॉलिटिक्स करता हूँ, मैं छड़े की सियासत समझता हूँ, तो क्या शेख रशीद साहब ये गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई नहीं समझ रहे? ये प्राइम मिनिस्टर को नहीं बता रहे कि जनाब आप 5 साल तो पूरे करेंगे, लेकिन ये अवाम का क्या बनेगा? ये देखें, शेख रशीद साहब जो है वो वजारत दाखिला में जिस तरह के इस हुकूमत की बहुत सारी नाकामी और नाअहलियां हैं, जब ये तारीख लिखी जाएगी तो शेख रशीद साहब भी पाकिस्तान की तारीख के एक नाकाम और नाहल वजीर दाखिला के तौर पर सामने आएंगे। हैरत नहीं है इस बात पर कि वजीर दाखिला ये कहते हैं कि मुझे ये पता ही नहीं है कि मुआहदा किसके साथ हुआ, मुआहदा किसने किया, मुआहदे में क्या है, लिफाफा खुलेगा तो पता चलेगा। भाई आप वजीर दाखिला हैं, कोई आप रेलवे के वजीर नहीं है जो आपको पता नहीं है। अब वैसे तो कैबिनेट में हर आदमी को पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो आप क्या कर रहे हैं? ये शेख रशीद साहब जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ के खानदान, आसफ अली जरदारी साहब के खानदान को सिर्फ गालियां दे सकते हैं, इनको बुरा भला कह सकते हैं, इन पर तनकीद कर सकते हैं। इनको सियासत बाकी नहीं करनी आती। इनको रखा इसीलिए गया है कि आप जाएं और आप ये गुफ्तगू करते रहें, लोगों को ये बताते रहें। आप मुझे बताएं, महंगाई की सूरत हाल देखें क्या हो गई है, अवाम की सूरत हाल क्या हो गई, पेट्रोल की कीमतें कितनी हो गई हैं, इस पर कोई चीज है। फिर ऊपर से शेख रशीद कहते हैं कि जी हम और 5 साल पूरे करेंगे, 2 साल और पूरे करेंगे। भाई आपको ये पता है, आपको मुल्क की हालत का नहीं पता?
तो मैं समझता हूँ कि ये 5 साल पूरे कर भी लें, लेकिन जो अवाम की सूरत हाल है, अवाम जिस मुश्किलात का सामना कर रही है, उस पर भी शेख रशीद साहब को गौर करना चाहिए। अपोजिशन को अब तनकीद का निशाना कम बनाना चाहिए और वजारत दाखिला चलाना चाहिए और वजारत दाखिला के मामलात के बारे में कौम को बताना चाहिए कि कौन सा मुआहदा हो रहा है और किसके साथ हो रहा है और कौन कर रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ आज शेख साहब ने जो ये बात की है कि जनाब अपोजिशन के गिले शिकवे होते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, उसको बड़ा उन्होंने लाइट लिया है। और इसके साथ साथ वो ये भी बात कर रहे हैं कि जनाब अच्छी बात है अगर मुश्तरका इजलास भी आगे चला गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है, देखें, मुश्तरका इजलास का आगे जाना ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। इसमें कोई, आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इजलास से 4 घंटे पहले ये कहा कि आपने जहाज समझ के कल आना है और आप जहाज समझ के कल आए। उनको ये पता ही नहीं था कि उनके जो इत्तेहादी हैं वो इस पे वोट देने के लिए तैयार नहीं है, उनके इत्तेहादी उनके साथ नहीं है। कोरम जो है, जब से कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है गुज़िश्ता हफ्ते और हालिया दिनों में आप देखें, एक दिन में एक घंटे में 3 मरतबा कोरम की निशानदेही हो रही है और कोरम टूट रहा है और इजलास मुलतवी करना पड़ रहा है। ये इनको पता ही नहीं है कि इनके इत्तेहादी इनके साथ नहीं है। और शेख रशीद साहब जो हैं, अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो लोग होमवर्क करके देते थे, जो लोग सारी चीजें बताते थे, अब वो उस तरह नहीं है, वो चीजें अब उस तरह नहीं रही। वो एक पेज का जो नारा लगाया जाता था, वो एक पेज भी अब जो है कहीं और अलट पलट हो गया है। तो फिर शेख साहब किस साइड पे खड़े हैं तरीन साहब? ये नवंबर है, नवंबर में जैसे ही ये नवंबर का आखिरी हफ्ता जाएगा, जैसे ही इस्लामाबाद में सर्दी बढ़ेगी और सियासत का टेम्परेचर आप देखिएगा गर्म होगा और अपोजिशन ने सारा होमवर्क कर लिया है। शेख रशीद ये सब चीजें जानते हैं, बहुत पुराने सियासतदान हैं, लेकिन अब उनकी मजबूरी है कि वो असल हकाइक कौम को बता नहीं सकते, अपने नए नए रास्ते तलाश करने में लगे हुए हैं कि उनको कोई नया रास्ता मिल जाए और कोई नया बंदा आके उनका को आगे का उनका कोई मसला हल कर दे। लेकिन अब मुझे लगता है कि शेख रशीद साहब की सियासत भी खान साहब के साथ ही जाएगी। अच्छा जी, ये भी सियासत साथ जाएगी। चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, ये बड़ी अहम बात है कि सियासतदानों को सियासी मिजाज और सियासी रवैये के साथ चलना चाहिए और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों की जो अव्वलीन ज़िम्मेदारी है वो आवाम की इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल अबतर हो चुकी है उस जानिब तवज्जो देने की बात है। इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजात तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।